हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड की हिस्ट्री। ठीक है, डिसिप्लिन हिस्ट्री। इसमें आज हम जो हमारी यूनिट फर्स्ट है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। कल की वीडियो में हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था विस्तार से। आज के इस वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़े। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए सोल, एनसीवेब, रेगुलर तीनों जगह काम आने वाली है क्योंकि सिलेबस जो है वो हर जगह सेम है। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। क्लबवेयर स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सिलेबस देख लीजिए। टोटल आपके पास 7 यूनिट हैं जिसमें से पहली यूनिट हमारी है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इसका पार्ट 1 बना दिया था। आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए ये 3 से 4 वीडियो में आएगा टोटल। ठीक है, तो देखिए, कल की वीडियो में हमने गुलाम वंश किया था। आज हम इसे करने वाले हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश को हम आगे पढ़ेंगे और इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के समय से कार्यकाल से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं इसको। देखिए, खिलजी वंश की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1290 में हुई थी और ये 1320 तक चला था। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करने वाले का नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ये इसके संस्थापक थे 1290। और इनका शासन जो था वो मात्र 6 साल का था क्योंकि इन्होंने 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया था। और उस समय इनकी एज जो है, उम्र जो है वो 70 वर्ष के करीब थी। तो आप ये समझिए कि ये काफ़ी बूढ़े शासक थे। और अपने छोटे से शासनकाल में सुल्तान जो थे ये, इन्होंने यहाँ पे प्रयास किया कि जो तुर्की सरदार हैं, क्योंकि इससे पहले जो था गुलाम वंश था, तुर्क थे। ऐसे में क्या था, गुलाम वंश को हटाकर ये खिलजी वंश आया है, तो ऐसे में जो तुर्की सरदार है उनको नए वंश के प्रति वफादार बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी इनके लिए। सुल्तान ने इससे निपटने के लिए सूझबूझ से काम किया था और बहुत ही नम्रता से इन सभी के साथ व्यवहार किया। ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होता है कि बलबन का जो भतीजा था जिसका नाम था मलिक छज्जू, उसने विद्रोह कर दिया। ऐसे में सुल्तान ने क्या करा, उसके विद्रोह का दमन किया उसको, लेकिन उसके साथ नरमी बरती। और नरमी बरती तो इससे जो खिलजी अन्य सरदार थे उनको ये चीज पसंद नहीं आई। ठीक है, तो ये विरोध कहीं ना कहीं हो जाता है आपस में। फिर जलालुद्दीन खिलजी जो था, इसने क्षेत्रीय शासकों की ताकत को दबाने के लिए बहुत कड़े उपाय अपनाए थे। जैसे उसमें से राजपूत जो थे, राजपूत विशेषकर अगर बात करें तो जो रणथंभौर जो है, यहाँ के जो चौहान थे, इन पे इन्होंने दबाव बनाया। फिर जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे जो स्थानीय शासक थे उनके ठिकानों को तहस नहस कर दिया। क्यों किया? ताकि खिलजी वंश जो है वो सुपीरियर साबित हो। ठीक है, मजबूत हो, ताकतवर रहे, कोई दूसरा उनके जैसा ताकतवर ना हो सके, इसलिए ये लक्ष्य और ये कार्य किए जाते थे। इसके बाद देखो, जलालुद्दीन खिलजी के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, वो है मंगोलों का आक्रमण। ठीक है, मंगोलों से इनका युद्ध हुआ। क्या होता है कि बर्नी ने लिखा है कि 1991-92 में मंगोलों ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे हमला कर दिया। ऐसे में मंगोलों की सेना जो थी वो 1 से 1.5 लाख के करीब थी। इस विशाल सेना के सरदार जो था वो था अब्दुल्ला। तो जलाउद्दीन खिलजी आपको पता है बूढ़े थे। इन्होंने तुरंत ही इन्हें मंगोलों से लड़ने का अनुभव था। तो ये तुरंत क्या हुआ, जैसे ही इन्हें पता लगा कि आक्रमण हुआ है, हमले की जैसे ही सूचना मिली, तुरंत चल दिए। ठीक है, बुढ़ापे के बावजूद भी चल दिए उनसे युद्ध करने के लिए, उनसे टक्कर लेने के लिए। और युद्ध चला, दोनों के बीच में झड़प जो थी वो चल रही थी। ऐसे में जो मंगोल थे उनको ये महसूस हो गया था कि जो शाही सेना है उसका पलड़ा जो है वो भारी है, यानी मंगोल जो है वो सैनिक युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। तो ऐसे में फिर मंगोलों ने क्या करा, सैनिक अभियान से उनको पता लग गया था कि कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उन्होंने सुल्तान से बातचीत करने पर राजी हो गए कि हम भाई बातचीत करेंगे। ठीक है, मंगोलों के मुख्य सरदार अब्दुल्ला ने सुल्तान से मुलाकात की और जो कि बहुत बेहद दोस्ताना माहौल में हुई, और इसके बाद वो वहां से लौट गया। तो ये मंगोलों का आक्रमण इनके समय की एक घटना है, क्योंकि देखो इनका जो शासन था वो काफी कम था, केवल 6 वर्ष का शासन था। तो 6 वर्ष के शासन में इन्होंने क्या क्या देखा वही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और घटना इंपॉर्टेंट है, वो है 1295-96 में। क्या होता है कि राजपूताना आक्रमण के दौरान जो खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी था, इसको सूचना मिली। ये महत्वपूर्ण घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्या होता है, इसका सत्ता परिवर्तन हो जाता है, यानी इसकी जगह दूसरा आ जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, 1295-96 में राजपूतों के साथ आक्रमण के दौरान जलालुद्दीन खिलजी को ये सूचना मिली कि उसका भतीजा और जो उसका दामाद भी था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी था, वो देवगिरी के सफल अभियान में बहुत सी धन संपत्ति लेकर
अपने क्षेत्र में वापिस आ रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए ये जो शासक कौन है यहाँ पे, ठीक है, ये जलालुद्दीन खिलजी है। ठीक है, और इसका भतीजा जो है, जो उसका दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे जलालुद्दीन शॉर्ट में लिख देता हूँ, जलालुद्दीन खिलजी। तो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी में एक आक्रमण करता है और वहां से खूब सारी धन संपत्ति लूट कर लाता है। लेकिन इस चीज की जानकारी इनको नहीं होती, सुल्तान को नहीं होती। सुल्तान को बाद में पता लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में बाद में क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, ये इसका चाचा होता है, तो इसको ये लगता है अलाउद्दीन खिलजी को कि इसका चाचा जो है वो काफी बूढ़े हैं। ठीक है, और ऐसे में इसको शासक बन जाना चाहिए। तो ये क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, अपने चाचा को बुलवाता है, झूठ बोलकर। ठीक है, क्या बोलता है, उससे ये बोलता है कि ये जो धन संपत्ति लूट में लेकर आया है वो उसको देने के लिए, यानी बहाना बनाता है कि आओ मैंने जो धन संपत्ति लूटी है उसमें से एक बड़ा हिस्सा आपको दे देता हूँ, वो ले जाओ। तो ये सोचकर चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो धोखे से उनकी हत्या कर देता है। और 1296 जब उसकी हत्या कर देता है, तो ऐसे में दिल्ली का अगला सुल्तान जो है ये बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि अपने चाचा को किस तरीके से बेवकूफ बनाकर उनकी हत्या करके शासन पे बैठा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल है वो खिलजी वंश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे खिलजी वंश में आपको सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन बनेगा तो वो केवल और केवल अलाउद्दीन खिलजी से बनेगा, क्योंकि इसको एक महान शासक के रूप में भी देखा जाता है और क्योंकि इसने कई सारे परिवर्तन करे थे। देखते हैं, 1296 से 1316 तक शासन है। तो इसका वास्तविक नाम जो था वो था अली, या फिर कई जगह पे गुरशब भी लिखा जाता है, अली गुरशब इसका वास्तविक ओरिजिनल नाम था। इसने क्या करा, पूरी प्लानिंग के तहत पूरी योजनाबद्ध तरीके से उत्तर भारत के जो क्षेत्र थे वहां पे विजय प्राप्त की, और उसकी सेना जो थी उसने दक्षिण भारत में भी कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी, यानी कि अपने क्षेत्र का विस्तार किया। ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं हैं उसमें विस्तार के अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने उसके काल में कई सारे जो प्रशासनिक सुधार थे वो किए, सैन्य क्षेत्र में काफी सुधार करे और आर्थिक क्षेत्र में सुधार करे, यानी कि कुछ बड़े बड़े फैसले लिए जो कि इस मध्यकाल की विशेषता हमको बताते हैं। आगे हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या परिवर्तन किया। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का शासन जब था उस समय कई कई मंगोलों के आक्रमण हुए। जैसे देखिए 1297 में कादर के नेतृत्व में, कादर जो था मंगोल था, इसके नेतृत्व में आक्रमण हुआ। फिर सल्दी के नेतृत्व में अगले 2 साल के बाद फिर से आक्रमण हो गया 1299 में। फिर 1299 में ही एक और आक्रमण हो गया कुतुलुक ख्वाजा के द्वारा। फिर 1303 में तरगी के द्वारा आक्रमण हुआ। फिर अलीबेग, तरगी और तरताक, ये तीनों मंगोल जो थे इन्होंने मिलकर 1305 में आक्रमण कर दिया। फिर कबल, इकबाल और ताइदबू जो थे इन्होंने 1306 में आक्रमण कर। तो आप देखो मतलब हर साल 2 साल में आपको आक्रमण दिख रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में इतने सारे मंगोल आक्रमण भी हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने प्रशासनिक और आर्थिक और सैन्य सुधार जो है वो किस प्रकार से किए थे। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसकी एक विशेषता, इससे पहले के जो शासक थे वो खलीफा के नाम से शासन करते थे। ठीक है, और इस्लाम के अकॉर्डिंग शासन करते थे, इस्लाम के अकॉर्डिंग। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने इस्लाम को अलग रखा, यानी इसने इस्लाम यानी धर्म को और जो शासन है यानी कि राजनीति को, ठीक है, इसने धर्म और राजनीति को अलग रखा, दोनों को बिल्कुल। और उनके अकॉर्डिंग शासन नहीं किया, इस्लाम के अकॉर्डिंग और खलीफा के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिल्कुल अलग व्यवस्था। तो देखो इसकी ये उसकी स्टेटमेंट है अलाउद्दीन खिलजी की, इसको एक बार ध्यान से समझिए। खिलजी कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे बनाए कानून इस्लाम धर्म के अनुसार हैं या नहीं, लेकिन जो कुछ भी मैं राज्य की भलाई के लिए अच्छा समझता हूँ उसकी आज्ञा देता हूँ। यानी कि वो जो कानून बना रहा है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग है या नहीं, इस चीज का उसे कोई मतलब नहीं है, बस वो जनता की भलाई के लिए है, इस चीज को ध्यान में रख के बनाता है कानून। ठीक है, ये इसका कहना है। इस तरह धर्म को राजनीति से दूर रखकर अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार किए। उसने शासन में धार्मिक विचार, सुल्तान की जो नीतियां थी उसका मुख्य लक्ष्य नहीं बने, धार्मिक विचार उसका मेन लक्ष्य नहीं था। उसने क्या किया, जो धार्मिक मुस्लिम विद्वान थे या जो उलमा थे उनको ये बता दिया साफ बिल्कुल, क्या कहा कि सुल्तान प्रशासन को अपनी समझ के अनुसार चलाएगा, जैसा उसको सही लगेगा, जनता के लिए जो करना है उसको वो करेगा। ठीक है, उसको किसी के इशारों पे वो काम नहीं करेगा, यानी सीधा सीधा उनको डायरेक्ट समझा दिया कि आप ये सोचोगे कि आपके अकॉर्डिंग शासन चलेगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा, जो मुझे सही लगेगा मैं वैसे चलाऊंगा, ये कहना था। इसके बाद क्या था कि धार्मिक निजी कानून
उलमा काजी और मुफ्ती के अधिकार क्षेत्र में रहे। उन्होंने बोला कि जो धार्मिक निजी कानून है वो उलमा काजी और मुफ्ती के अधिकार क्षेत्र में रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको राज्य के मामले में दखल देने की इजाजत नहीं थी कि राज्य का कोई भी, शासन का कोई भी मामला होगा तो इसमें ये अपने कानून से दखलबाजी ना करे। क्लियर इसको समझा दिया था, यानी क्लियर शब्दों में। आगे देखो क्या परिवर्तन होते। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो समझता था कि जो अमीर है वो अगर अधिक शक्तिशाली होंगे तो कहीं ना कहीं उनसे खतरा उत्पन्न होगा, और उस खतरे से अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पहले से परिचित था। जैसे कि अकद खान, उमर खान और मंगू खान, ये इन्होंने कुछ ये ऐसे लोगों के नाम है जिन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है, जिन्होंने अपने समय में विद्रोह किया था। और हाजी मौला, इन्होंने दिल्ली में बगावत करी थी, और इन सब चीजों को अलाउद्दीन अच्छे तरीके से जानता था। इसीलिए वो चिंतित था, वो इस चीज से चिंतित था कि ये जो अमीर लोग होते हैं इनके पास वैसे ही ताकत अधिक होती है, ठीक है, शक्तिशाली होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब ये आने वाले समय में सत्ता के लिए चुनौती बन सकते हैं। इस चीज को अलाउद्दीन खिलजी अच्छे से समझता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अमीरों, इसने क्या करा, अमीरों को आदेश दिया कि वे एक दूसरे के घर ना जाएं। देखिए होता क्या था कि जो अमीर थे ये पार्टियां करते थे, एक साथ कहीं पे महफिल वगैरह जमाते थे, वहां बैठते थे, वहां पे शराब पीते थे, ठीक है, शराब पीते थे तो जाहिर सी बात है शराब के बाद कुछ ना कुछ चर्चा भी होती होगी इनके बीच में नशे में। तो उस चर्चा में अलाउद्दीन को लगता था कि कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि ये राज्य के खिलाफ जाते होंगे, यानी सत्ता के खिलाफ कुछ बातें करते होंगे। तो वो यही चीजें नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी, मतलब कोई विद्रोह ना हो इनके जरिए जो सत्ता के लिए नुकसानदायक हो। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नियम बनाए कि देखिए क्या नियम दिया। खिलजी ने अमीरों को आदेश दिया कि वे एक दूसरे के घर में ना जाएं, शराब की महफिलें जो हैं वो ना करें, यानी शराब ना पिए आपस में बैठकर, और सुल्तान की आज्ञा के बिना कोई भी वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने पर रोक लगा दी कि कोई भी सुल्तान की आज्ञा के बिना विवाह भी नहीं कर सकता है। और यह भी आदेश निकाला गया कि जो अमीर है उसकी जब मृत्यु हो जाएगी तो उसकी जो संपत्ति है वो सरकार की हो जाएगी, ठीक है, यानी कि वो सत्ता के हाथ में चली जाएगी। तो इस तरीके से क्या था, सीधा सीधा अमीरों पे कंट्रोल करने का प्रयास किया। और इन आदेशों के बाद अमीर जो थे वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, वो डर गए थे, और वो बहुत ही सावधानी और सतर्कता से व्यवहार करने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो शासक है वो उनके खिलाफ कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में बर्नी लिखते हैं कि उनमें जासूसों का इतना डर बैठ गया था कि वो दरबार में जो जब इकट्ठा होते थे तो अमीर जो थे, मलिक, वो आपस में एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं करते थे। उन्हें डर लगता था कहीं ऐसा ना हो कि मैं इससे कुछ खुलकर बोलूं या सत्ता की या खिलजी की कुछ बुराई करूं और ये जासूस और जाके वहां पे बताते। तो इतना इनके अंदर डर था, एक दूसरे से खुलकर बात करने से भी ये डरते थे। फिर क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र की शक्ति बढ़ाने के लिए खालसा, यानी कि ऐसी भूमि जो सुल्तान के अधीन होती थी, यानी सुल्तान के अधिकार में होती थी, ऐसे क्षेत्र में विस्तार किया। ठीक है, इन उपायों के कारण अमीर वर्ग की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी और जो आर्थिक स्थिति थी वो अपने आप ही क्षीण हो गई, क्योंकि जो अमीर वर्ग था वो कहीं ना कहीं सोचता होगा कि वो सत्ता को चुनौती दे या सत्ता में आए। तो ऐसे में इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दी, क्योंकि इनके अधिकार ही पूरे के पूरे इन्होंने छीन लिए थे। इसके बाद देखो क्या हुआ कि प्रशासन के अन्य विभागों में भी सुधार हुए। सबसे पहले न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। न्याय व्यवस्था को इन्होंने दोबारा से स्थापित करा, नए नए जज यानी जो न्यायाधीश होते हैं उनको उनको नियुक्त किया, और ये निर्देश दे दिया कि सबके साथ एक समान न्याय होना चाहिए, ठीक है। और अपराधी जो भी है, जो भी क्रिमिनल है, उसको कठोर दंड देने का भी प्रावधान किया गया ताकि वो दोबारा से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना करें, या फिर इनसे मतलब लोगों को सीख मिले कि कोई दूसरा भी कोई भी ऐसी गतिविधि ना करे जो कि मतलब अपराधी गतिविधि हो। फिर इसके बाद गुप्तचर विभाग, पुलिस विभाग और जो डाक विभाग था उसको सुसंगठित किया गया, दोबारा से मतलब रिकंस्ट्रक्ट कह लो या फिर सही तरीके से सुधार करके वापस से उसको लाया गया। तो ये कुछ इन्होंने क्या करा, विभागों में सुधार किए। इसके बाद देखो सैनिक सुधार, सैनिक क्षेत्र में क्या सुधार करे इसे समझिए। इसमें सबसे पहले देखो पहला पॉइंट ये है कि जो सैनिक भर्ती होती थी वो सीधे प्रशासन के द्वारा होती थी, ठीक है, उसमें मतलब प्रशासन ही उसको भर्ती करेगा, और उनको जो वेतन था वो नगद दिया जाता था। फिर इसके बाद क्या है, घोड़ों में दागने की प्रथा थी, यानी एक कुछ चीज गर्म धातु को गर्म करके घोड़ों पे चिपका दिया जाता था, जिससे कि वहां पे एक मुहर सी लग जाती थी, यानी निशान बन जाता था, जिसे दाग, यानी जिसको ब्रांडिंग कहते हैं, ठीक है, ब्रांडिंग। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उनके घोड़े पे एक निशान बन जाएगा जिससे उसकी पहचान की जा सकेगी, वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, घोड़ा जो है बदला नहीं जाएगा ऐसे में, अगर ऐसा कर देंगे तो। ये प्रथा थी। फिर सेना की जो कैपेसिटी है, कार्यकुशलता है, उसको बनाए रखने के लिए इन्होंने समय समय पर जांच पड़ताल भी कराया जाता था। सैनिकों की शारीरिक विवरण, उनका हुलिया कैसा है,
उनकी हाइट कैसी है, शकल कैसी है, ये सारा दर्ज किया जाता था। फिर क्या था कि सेना को आर्थिक दृष्टि से संतुष्ट रखने के लिए भी कोशिश की गई, ताकि सैनिक जो है उनको कोई आर्थिक समस्या ना आए। अब इतनी बड़ी सेना को इतना ज़्यादा वेतन नगद देना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, तो ऐसे में इन्होंने क्या करा था, एक सिस्टम बनाया था, बाजार नियंत्रण। बाजार में मतलब मूल्य नियंत्रण। बाजार पूरा इनके नियंत्रण में था, जिससे क्या था कि जो अ, चीज़ों के दाम थे वो कम कर दिए थे। उससे क्या होता था कि कम वेतन होने के बाद भी जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, वो आसानी से अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत उनको नहीं आती। तो ये कुछ इसके सैनिक सुधार हैं। इसके बाद बात करते हैं वित्त तथा राजस्व संबंधी सुधार। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि सब जमीनें, अब यहाँ पे देखिए कितना तगड़ा फैसला है। इन्होंने आदेश दिया कि सभी जमीनें, गांव, संपत्ति, इनाम, या जो भी मतलब अमीरों को जो भी मतलब मिला है, या अधिकारियों या जमींदारों को जो भी सरकार के द्वारा मिला है, ठीक है, वो सब क्या है, वो सरकारी भूमि में बदल दिया गया। यानी उनकी जो भी उनको मिला हुआ था सब कुछ उनसे वापस छीन लिया और उसको सरकारी कर दिया, यानी सरकार का कर दिया। अब सब कुछ क्या है, इससे क्या होता है कि इनकी जो अधिकार थे, इनकी जो संपत्ति थी, वो पूरी तरीके से छिन गए। तो इस तरीके से इन पे पूरा का पूरा नियंत्रण हो गया खिलजी का। फिर इसके बाद भूमि कर में बढ़ोतरी। जो भूमि से जो टैक्स आता था उसको भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया, यानी उसको भी इन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया। तो खिलजी के आदेश द्वारा भूमि की उपज में सरकार का हिस्सा जो था वो निर्धारित कर दिया गया था कि भाई सरकार जो है कितना हिस्सा लेगी, और ये हिस्सा होता था 50%। अब सोचो कि कोई किसान फसल उगाता है और उसका 50% अगर वो दे देता है तो उसके पास बचता ही कितना है, यानी ये टैक्स जो था बहुत ही ज़्यादा था। देखिए उसने क्या किया, जो भूमि की जो नाप होती है उसके आधार पे जो टैक्स है वो तय किया। यानी कि जैसे मान लो किसी के पास ज़्यादा भूमि है, वो नापी जाएगी तो उसके आधार पे उसका ज़्यादा टैक्स बनेगा। किसी के पास अगर कम भूमि होगी तो उस पे नापा जाएगा कि वो कम है तो कम बनेगा। यानी कि भूमि के नाप के आधार पे क्या कर दिया, इन्होंने टैक्स जो था वो निर्धारित कर दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला तुर्क सुल्तान था जिसने राजस्व को भूमि की नाप पे निर्धारित किया, ठीक है। और कुल पैदावार का 50% जो था वो राज्य का अधिकार कर दिया गया, यानी उस पर राज्य ले लेता था 50%, जिससे कि किसान जो थे उन पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ा। खिलजी ने क्या करा, गांव के जो मुखिया होते थे, प्रधान होते थे, इनके पास भी पावर होती थी, उन्होंने इनके भी अधिकार छीन लिए, इनको भी अधिकारों से वंचित कर दिया। और भूमि पे टैक्स लगा दिया, घरों पे टैक्स लगा दिया, चरने वाले जो पशु थे उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया, हिंदू जो थे उन पे जजिया नामक धार्मिक कर लगा दिया। तो इस तरीके से कई सारे इन्होंने टैक्स लगा दिए, ठीक है। इसके बाद देखो राजस्व विभाग का संचालन। तो क्या होता है कि राजस्व क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के लागू किए गए कानूनों का पालन कठोरता से हुआ, और इस कड़ी नीति को अमल में लाने के लिए उन्होंने वजीर, यानी कि जो कायनी था, उसको नियुक्त किया हुआ था। इसने क्या किया, सफलतापूर्वक भूमि को नाप की, और जो भूमि की नाप प्रणाली थी उसको लागू करवाया, ठीक है। और आगे देखो, राजस्व विभाग के प्रशासन को चलाने के लिए बहुत सारे अधिकारी जो होते थे उनकी जरूरत होती थी। तो इसमें अधिकारियों में ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जैसे पटवारी था, पटवारी का काम बटा हुआ था। पटवारी का काम होता था कि जो गांव की जमीन होती है उससे संबंधित जो रिकॉर्ड होता है वो इनको अपने पास रखना होता था। आमिल जो होता है उसका काम होता था जमीन को नापना, उसकी पैमाइश करना और टैक्स को वसूल करना। इसके लिए जो क्लर्क होते थे वो उनकी सहायता करते थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने केंद्रीय स्तर पे भी राजस्व प्रशासन का एक नया ढांचा, पूरा एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया, और उसमें तालमेल जो है स्थानीय राजस्व प्रशासन ने बिठाया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि आर्थिक क्षेत्र में, चाहे वो टैक्स वसूले के क्षेत्र हो, वहां पे भी काफी ज्यादा इन्होंने क्या करा है, बदलाव करा है। आगे क्या होता है कि जो खिलजी है उसने राजस्व क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए, लेकिन हो क्या रहा था, एक समस्या आ रही थी कि ये जो मैनेजमेंट है, ये स्थापित होने के बाद भी कुछ कठिनाइयां आ रही थी। एक तो ये थी कि जो टैक्स था वो पूरा वो वसूला नहीं जाता था, पूरा टैक्स नहीं मिल पाता था जितना इन्होंने निर्धारित किया होता था। फिर दूसरा क्या होता था कि जो राजस्व विभाग के जो कर्मचारी होते थे, अधिकारी होते थे, उनको आदत थी रिश्वत लेने की, वो रिश्वत ले लिया करते थे। जब ये बात उनको पता लगी, खिलजी को ये बात पता लगी कि उसके जो कर्मचारी हैं वो रिश्वत लेते हैं या फिर लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूल करते हैं, ठीक है, तो उसने क्या करा, इसको समाप्त करने का फैसला करा कि ये व्यवस्था खत्म करनी है। उसने क्या करा, ये कठोर दंड देने का प्रावधान किया कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता पाया जाएगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा। तो पहली बात को दूर करने के उद्देश्य से उसने एक नए विभाग की स्थापना की। पटवारी, आमिल या जो भी क्लर्क होता था, जो भू राजस्व से जुड़े अधिकारी होते थे, इनको हिसाब में अगर, इनके हिसाब में अगर गड़बड़ी मिल जाए
या पता लग जाए कि कोई रिश्वत लेने का अपराध कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो उसको बहुत सख्त सजा दी जाती थी। और बात यहाँ तक पहुंची कि राजस्व विभाग की नौकरी लेने से लोग घबराने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर रिश्वत लेते पकड़े गए या कोई कंप्लेन हो गई तो ऐसे में क्या होगा, बहुत कठोर सजा मिलेगी। ठीक है, तो इतिहासकार बर्नी जो है वो व्यंग करते हुए लिखता है कि कोई भी आदमी अपनी बेटी का विवाह राजस्व विभाग के अधिकारी से नहीं करता था, क्योंकि उसे डर लगता था कि कल को अगर ये पकड़ा गया तो इसको हो सकता है सजा में मार दिया जाए, तो ऐसे में उसकी बेटी जो है वो विधवा हो जाएगी। तो ऐसे में कोई भी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था उससे। आगे देखिए, बाजार नियंत्रण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी पूछा जाता है। देखिए, बाजार नियंत्रण के तहत इन्होंने क्या करा, दिल्ली के बाजारों में जो वस्तु थे उसके जो मूल्य थे वो निर्धारित कर दिए गए, यानी कि फिक्स कर दिए गए। अब उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था, जिससे कि सिपाही जो है वो अपने कम वेतन में भी आराम से रह सके। ये मेनली ये जो योजना थी ये सैनिकों को ध्यान में रख के बनाई गई थी, लेकिन इसका जो लाभ था वो दिल्ली की जनता को, पूरी जनता को मिलता था। ठीक है, क्योंकि बाजार में जो दाम था वो सबके लिए एक ही था। तो इसी को बाजार नियंत्रण कहते हैं। अब देखो इनके तहत क्या हुआ, खाद्यान्न का जो मूल्य था वो निर्धारित कर दिया गया, जैसे कि गेहूं हो गया या चावल हो गया या मिठाई वगैरह हो गई या अन्य खाने की चीज़ें हो गई, उसके जो मूल्य थे वो कम कर दिए गए और निर्धारित कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए। अब क्या था कि उसी दाम पे बाजार में सामान मिलना था, कोई उससे ऊपर नहीं बेच सकता। अगर कोई बेचेगा तो फिर उससे क्या करा जाएगा, उसे सजा मिलेगी। फिर क्या था, जो वस्त्र थे, कपड़े थे, उसके भी दाम जो थे वो निर्धारित हो गए थे, चाहे वो रेशमी वस्त्र हो या वो सूती कपड़े हो। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है इस रेशमी और सूती में भारत में, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाकर सबके जो प्राइस थे, जो दाम थे वो निर्धारित कर दिए गए थे और उसी दाम के आधार पे उसे बेचा जाना था। फिर जो अन्य वस्तुएं होती है जैसे जानवर वगैरह, ठीक है, भैंस वगैरह, जो भी अन्य जानवर वगैरह या अन्य वस्तुएं, उसके दाम भी कुछ हद तक निर्धारित कर दिए गए थे, जिससे कि जनता को फायदा होता था। अब बात करते हैं आगे, बाजार के अधिकारी। अब देखो बाजार जो होता है, ये जो खिलजी ने जो फैसले लिए थे उस फैसले को लागू करवाने के लिए अधिकारी चाहिए थे, और अधिकारी जो थे वो कर्मठ होने चाहिए। ठीक है, ईमानदार होने चाहिए, तभी वो उस फैसले को लागू करवा पाएंगे। तो ऐसे में बाजार में अधिकारी होते थे जो कि सुल्तान के फैसलों को लागू करवाते थे। ठीक है, तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था में अधिकारियों का रोल जो होता था वो बहुत महत्वपूर्ण था। अमीर जो होते थे, अमीर मलिक और मलिक यकूत जो था, ये दो उसके विश्वास पात्र थे। इनको अनाज और कपड़े के बाजार का अधिकारी बना दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि उसको इन दोनों पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। बाकी जितने भी अधिकारी होते थे वो सब इनके नीचे काम करते थे। नीचे का मतलब है उनके नेतृत्व में, उनके अंडर, जैसा ये फैसला सुनाएंगे वो उनको मानना होता था। ठीक है, और ये किसकी फैसले मानते थे, ये सुल्तान के फैसले मानते थे। ये बाजार से सूचना प्राप्त करते थे और मूल्य निर्धारण व्यवस्था पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखते थे। और ये अधिकारी जो थे बाजार में जो भी परिस्थिति है या जो घटनाएं हो रही है उसका पूरा ब्यौरा जो थे वो सुल्तान को भेजते थे। सुल्तान देखता था, उस पर नजर रखता था। अगर सुल्तान को लगता है कि कहीं पे कोई गड़बड़ हो रही है तो वो तुरंत इसकी जांच करने के आदेश दे देता था, और अगर कोई दोषी पाया जाता था तो उसको कठोर दंड दिया जाता था, बहुत कठोर सजा मिलती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सख्ती से मंडी के नियम जो थे उसको पालन करवाया, और उसने क्या किया, संबंधित जो गतिविधि थी उस पर वो नजर रखा करता था हमेशा। अब देखो दुकानदार पे नियंत्रण, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता था कि बाजार व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था दुकानदारों पर नियंत्रण करना। तो बाजार व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दुकानदारों की गतिविधि पे पूरा नियंत्रण रखा। उसके जो दुकानदार होते थे उसको नियमों का पालन करना होता था। अगर कोई नहीं करेगा तो उसको सजा मिलेगी। ठीक है, अगर नहीं करता तो उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। कोई बेईमान दुकानदार अगर पकड़ा जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसको माफ नहीं करता था, उसको बहुत कठोर सजा मिलती थी। ऐसे करने के लिए उन्होंने सजा देने के लिए उन्होंने कुछ जासूसी वाले काम भी कराते थे। जैसे कि क्या करते थे, दुकानदार की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए कभी कभी वो छोटे गुलाम बच्चों को कुछ तांबे के सिक्के देकर दुकान में भेज देते थे कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए। वो जब बच्चे चीज़ खरीद के लाते थे तो उसका वजन तुलवाते थे। ठीक है, तो सुल्तान जो है उसका वजन तुलवाता था, देखता था, चेक करता था कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा समझ के उसको कम दे दिया हो। अगर किसी दुकानदार ने तौलने के दौरान कोई चीज़ कम दे दी तो वो पकड़ा जाता था, उसको दंड दिया जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि जितना सामान कम होता था, यानी जितने ग्राम या जितने केजी जो भी कम रहता होगा, उतना ही उसके शरीर से मांस जो था वो काट लिया जाता था। ठीक है, तो सुल्तान के दंड का ये प्रभाव हुआ कि दुकानदार जो थे वो सामान को ठीक से तोड़ने लगे, तोलने आएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक से तोलने लगे।
ताकि वो डरते थे कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलत हो जाए, गड़बड़ हो जाए, जिसकी सजा उनको मिले। इसके बाद बात है बाजार नियंत्रण का प्रभाव, कि जो बाजार नियंत्रण था इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो दुकानदार थे वो ईमानदार हो गए, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो सजा मिलेगी, और आम जनता को इससे राहत मिली। आम जनता को राहत मिलेगी, जब दुकानदार ईमानदार होंगे तो जाहिर सी बात है उसका फायदा जनता को मिलेगा। और दाम नियंत्रण से आम लोगों को भी फायदा मिला, क्योंकि इन्होंने बाजार के दाम जो थे वो कम कर दिए थे, नियंत्रण में रखे थे। तो इससे क्या होता था, जो आम लोग होते थे उनको इसका बेनिफिट मिलता था। सरकारी गोदाम जो होते थे वहां पे लोगों को अनाज दिया जाने लगा था, और कुछ चीजों के दाम अभी भी अधिक थे जो कि हर आम इंसान उस चीज को नहीं खरीद सकता था। ठीक है, तो ये था। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 2 है वो खत्म हो जाता है खिलजी वंश। और इसमें जो अलाउद्दीन से रिलेटेड मैंने बताया, ये आपके पेपर में काफी आते हैं। उसका बाजार नियंत्रण पूछ सकते हैं, ठीक है, सैनिक व्यवस्था में जो सुधार करे वो पूछ सकते हैं, पेपर में आते हैं क्वेश्चन। तो आपको ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझना है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।